नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हमारा पर्यावरण अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि आपको मैं डायरेक्ट ये बता सकूँ कि भाई इसमें ज़रूरी क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो चैप्टर है आपका सीटेट में और यूपी टेट में काफ़ी यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाई पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, कौन सी परत में क्या क्या होता है, सेल कैसे बने होते हैं, और आपका ये पूछ लिया जाएगा यहाँ पे सेल चक्र के बारे में पूछ लिया जाएगा और जीवाश्म के बारे में पूछ लिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कि जो हमारी पृथ्वी है वो गतिशील ग्रह है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, अब जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना जो है एक प्याज से की गई है। जैसे आपने देखा होगा एक प्याज होती है, उसके कई छिलके होते हैं, एक छिलका हटाओ तो दूसरा आता है, दूसरा हटाओ तो तीसरा आता है। इसी तरीके से पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपरटी कहते हैं। कि जो सबसे ऊपरी मतलब सबसे बाहरी परत होती है उसको हम पपरटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। ये याद रखने वाली लाइनें यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पतली परत होती है और ये बाहरी परत भी होती है। ये महाद्वीपीय सन्निहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कि महाद्वीप में इसकी जो मोटाई देखेंगे वो 35 किलोमीटर तक है और समुद्री सतह में ये 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सन्निहिति मुख्य रूप से ये पूछ लिया जाता है आपका कि जो महाद्वीपीय सन्निहिति मुख्य रूप से किससे बनी होती है, किन खनिजों से बनी होती है। तो यहाँ पे जैसे सी से सिलिका लिखा हुआ है, एल्युमिनियम लिखा हुआ है, इससे बनी होती है, इसलिए इसे सीएल अब यहाँ से पूछ लेंगे भैया सीएल, तो सीएल का आपको पता होना चाहिए। सी से सिलिका तथा एल से एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर, अब हम पढ़ते पहले पढ़ा हमने महाद्वीप के बारे में, अब महासागर के बारे में। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। जो महासागर की बनी होती है ना प्रॉपर्टी, वो याद रखना सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। इसलिए इसे सिमे सी से सिलिका तथा मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका ये छोटी सी फॉर्म लिखकर आपको पूरा पूछेंगे कि भाई सीएल से बताओ कि क्या होता है। जैसे कि हमने अभी बोला सी से सिलिका हो गया, एल से एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है। इसकी गहराई के बारे में पूछ लेते हैं यहाँ से कि भाई कितनी गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है वो क्रोन होती है। ये भी बहुत ज़रूरी है। इसकी आंतरिक परत के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई सबसे आंतरिक परत जो होती है वो क्या होती है, क्रोन होती है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकेले एवं लोहे की बनी होती हैं। ये भी यहाँ से आपका पूछा जाता है कि भाई इसकी त्रिज्या कितनी होती है, ये किससे बनी होती हैं, तो आपका पता होना चाहिए निकेल एवं लोहे की बनी होती है। तथा इसे नीफे तथा निकेल, नीफे मतलब नी से निकेल तथा फै से फेरस कहते हैं। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है आपका केंद्रीय कोण का तापमान जो होता है, जो इसका दबाव होता है काफ़ी ऊँच होता है। फिर यहाँ से आप पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है, 84% हिस्सा जो है इसका मेटल है, 15% हिस्सा जो इसका है क्रोन है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ से पूछा जाता है आपके पेपर में कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, तो 6371 किलोमीटर हो गई। कितना प्रतिशत हिस्सा क्या हो गया, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है ये। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो ये ना आपकी डिट्टो पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी जो परिभाषा है ऐसी जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ना सेम पूछ ली जाती है। फिर आपको बताना होता है कि ये सही बोला है नहीं बोला है। इस तरीके से पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जैसे आप हमारे जो खनिज होते हैं, छोटे छोटे खनिज होते हैं, वो क्या करते हैं पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद ना वो सेल बनते हैं। सेल से चट्टान बनते हैं, चट्टान से क्या बनती है, हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनती है। सेल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इनका कोई भी रंग हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते भाई इनका काला रंग है, गोरा रंग है, जो भी है किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, किसी भी गठन के हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, अज्ञेय,
इंग्नियस सेल बोलते हैं जिनको, अवसादी सेल, सेडिमेंट्री सेल हो गया हमारा, कारेंटिल सेल जो हो गया हमारा, मोटामॉर्फिक सेल हो गया। तो ये जो 3 प्रकार के सेल हैं ना, पहले तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, भाई इनके नाम जो हैं इनके नाम बताओ, फिर इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनके बारे में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि सेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, इस टाइप से पूछा जाता है आपका। फिर इनके नाम के बारे में पूछ लिया जाता है किस शब्द से बने हैं, जैसे इंगिनियस जो है लैटिन शब्द इंगिनिस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंटल शब्द जो है ये सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मोटामॉर्फिक शब्द है जिसका अर्थ है परिवर्तन, ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। तो आपके ना यहाँ से शब्द पूछ लिए जाते हैं कि शब्द से बना हुआ है और इसका क्या मतलब है और इसका क्या अर्थ है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अज्ञान सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अज्ञान सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। पृथ्वी के अंदर ना बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्म और पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। वो मैग्मा जब ज्वालामुखी के रास्ते ना पृथ्वी के सतह पर आता है ना, तो वहाँ से जो उसका तापमान होता है पृथ्वी के सतह के नीचे, तो इसका तापमान बहुत गर्म होता है। जब ये बाहर आता है तो इसका तापमान जो होता है, ये हवा लगने के कारण ना बिल्कुल इसका बिल्कुल तापमान डाउन होता चला जाता है और ये ना ठोस हो जाता है। जब ये ठोस हो जाता है तो ये ना अज्ञान सेल का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से अज्ञान सेल बनता है। तो यही है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेलों को अज्ञान सेल कहते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। बहुत ज़रूरी लाइन है आपकी, इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अज्ञान सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। तो यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। इनको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लावा बोलते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आ जाता है तो यहाँ तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पपटी पर इस प्रकार से बने सेलों को बहिर्वेदी अज्ञान सेल कहते हैं, कि जो ठोस होकर ठंडा हो जाता है ना, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार के बने सेलों को क्या कहते हैं, बहिर्वेदी अज्ञान सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इनकी जो संरचना होती है ना, वो जो इनके सेल होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंड होते हैं। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। दक्कन पठार का बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जो भूपट्टी के अंदर ठंडा हो उसको हम बोलते हैं अंतर्भेदी सेल। ठीक है, जो पृथ्वी के बाहर ठंडा होता है, जैसे कि पृथ्वी की सतह पर ठंडा हो जाता है, बाहर आके ठंडा होता है, उसको बोलते हैं बहिर्वेदी सेल। तो याद रखना, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अज्ञान सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े बड़े दानों को रूप ले लेता है। ये जो है ना, वो छोटे दानों का था, ये क्या है, बड़े बड़े दानों को रूप ले लेता है। जैसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। तो यहाँ से जो पूछा जाता है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई कौन से सेल का क्या उदाहरण है, तो ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए, अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जो अज्ञान सेल होती हैं वो क्या होता है कि वहाँ अपनी जगह से हटकर, चटककर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। ये अवसाद जो होते हैं हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इनको हवा जो होती है, जल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर इनको जमा कर दिया जाता है। जब वहाँ पर जमा हो जाते हैं तो इन पर बहुत दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण ये कठोर होकर ये सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर हो गया, ये रेत के दानों से बनता है। तो याद रखना कि इसमें उदाहरण ले देंगे कि भाई इसमें उदाहरण कौन सा है, तो बलुआ पत्थर का उदाहरण ले देंगे। तो ये किससे बनता है, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जो पौधे रहे होंगे वो सूख गए होंगे, और जानवर होंगे, जो जानवरों की हड्डियाँ वगैरह होंगी, उनके भी जीवाश्म इसमें हो सकते हैं। अज्ञान एवं अवसादी सेल उस ताप एवं दबाव के कारण कारांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। जो अज्ञान अवसादी सेल होते हैं, इन पर जब दबाव पड़ता है, ताप पड़ता है, इसके कारण क्या होता है, ये कारांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी होती है वो सैल्ट में हो जाती है। चूना पत्थर जो होता है संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से उदाहरण पूछ लेते हैं आपके। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। खेलों में भी इसका कई प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे 7 पत्थर हो गए, 7 पिट्ठू हो गए, स्टापू हो गया, किटकिट बनाना हो गया,
5 पत्थर हो गया, गिट्टी खेलना हो गया, इस प्रकार के जो हमारे खेल होते थे उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि सेल चक्र जो होता है वो कैसे एक चक्र से दूसरा चक्र बनता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अज्ञान सेल बन जाता है कि जब द्रवित मैग्मा होता है पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो इसको हवा लगने के कारण क्या होता है? ये ठोस हो जाता है। ठोस होने के कारण ये अज्ञान सेल में बन जाता है। ये अज्ञान सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। जब ये अवसादी सेल बन जाते हैं इस पर क्या होता है? ताप लगता है। ताप और दबाव के कारण ना ये अज्ञान व अवसादी सेलों में कारांतित सेल में बदल जाते हैं। कि अज्ञान और अवसादी सेल जो होते हैं हम किस में बदल जाते हैं? ताप और दबाव के कारण कारांतित सेलों में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण कारांतित जो सेल हो गए दोबारा से क्या होता है? पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अज्ञान सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। कि दोबारा ये क्या होता है? मैग्मा फिर से अज्ञान सेल में बन जाता है। तो ये चक्र जो होता है ना चलता रहता है। जैसे हमारे पास पहले सेल चक्र में मैग्मा, फिर अज्ञान सेल बना, फिर अवसाद बना, अवसाद के बाद अवसादी सेल बना, फिर उसके बाद कारांतित सेल बना, फिर मैग्मा बना। तो ये ना सेल चक्र ना आपका ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई सेल चक्र बताओ। सेल चक्र में आपको पहचानना पड़ेगा। काफ़ी सारे सेल चक्र दे देंगे, वो 4-5 दे देंगे और उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनके जो नाम होंगे ना उनमें से एक आध में ही क्रम से होंगे, बाकी सबके अलग अलग होंगे। तो आपको क्रम से पहचानना पड़ेगा। जैसे मैग्मा, अज्ञान सेल हो गया, अवसाद हो गया, अवसादी सेल हो गया, कारांतित सेल हो गया, फिर मैग्मा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। जो सेल है वो विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। खनिज जो होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, लोहा, सोना, एल्युमिनियम, ये क्या है? हमारे खनिज ही हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। इसका क्या होता है? भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। कि इनका जो उपयोग होता है ईंधन के रूप में किया जाता है और कुछों का जो उपयोग होता है औषधि के लिए होता है, उर्वरक के रूप में होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि के रूप में। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। कमेंट सेक्शन में कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये चैप्टर में जो जो आपके ज़रूरी थे ज़्यादातर जहाँ से पूछा जाता है मैंने आपको वही बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।